Hello and welcome to the session 10th of business organization, size of the firms. So we're going to discuss about the size of the firm in this topic, and we will going to cover introduction, measurements of size, factor affecting the size of firm, optimum firm, large firm, small firm. So these are the topic we will be going to discuss. Okay, after deciding or launching of a work, there was the kind of a thing to be discussed is the location. So we can say that after deciding or work on the location of the business, now we're going to discuss the level of the activities of our purpose as business, विच इज़ टेक्निकली कॉल्ड द साइज ऑफ बिजनेस. यस, हम लोग जैसे किसी भी तरीके की बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करने से जैसे इससे प्रीवियस सेशन के अंदर हम लोगों ने टाइप ऑफ फर्म्स पढ़ी थी. देन वी मूव ऑन टूवर्ड्स द ऑपरेशनल पार्ट, फैसिलिटीज़ पार्ट. हम लोगों ने इन सब चीज़ों की डिस्कशन की थी. तो नाउ वी वर मूविंग टूवर्ड्स द साइज ऑफ द फर्म. अगर साइज ऑफ द फर्म की बात करें तो साइज ऑफ द फर्म इज़ बेसिकली गोइंग टू वर्क ऑन द लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ आवर पर्पस बिजनेस. हमारा जो एग्जैक्टली बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर हम कितनी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, ये चेक करने इसी के थ्रू या ये चेक करने के लिए बेसिकली वी मूव टूवर्ड्स द साइज ऑफ अ बिजनेस. तो वी कैन से दैट, जैसा कि स्लाइड्स में लिखा है, द टर्म साइज मे बी डिफाइंड एज अ स्केल. इट मे बी स्केल ऑफ ऑपरेशन, आउटपुट और ऑपरेशन. हमारा जो बिजनेस साइज होता है वो बिजनेस साइज आपका ऑपरेशंस हो सकते हैं, आपके आउटपुट हो सकते हैं, आपके जितने भी आप ये कह सकते हैं कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं विच इज़ रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन पार्ट, प्रोडक्टिविटी पार्ट, वो सब चीज़ें हो सकती हैं. सो वाइल टॉकिंग ऑफ एन अ साइज, इट एसेंशियल टू क्लियर एज टू वेदर वी मेंट अ प्लांट, a group of a plant or any manufacturing group under the one management, ownership or control. बेसिक ये समझने से पहले कि एक बिजनेस का डिफाइंड साइज कितना होना चाहिए, इससे ज़्यादा ज़रूरी है ये डिस्कस करना कि हमारा, या ये जान लेना पहले ज़्यादा ज़रूरी होता है कि प्लांट क्या है, ग्रुप ऑफ प्लांट्स क्या होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स प्लांट्स क्या होते हैं. ये सब चीज़ें एक बार गो थ्रू करना और इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. सो अगर एक बहुत ही सिंपल टर्म में मैं साइज ऑफ एंटरप्राइज को डिफाइन करूं, तो साइज ऑफ एंटरप्राइज आप कह सकते हैं कि कितनी तरीके की एक्टिविटीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्म करनी होती है. जितनी एन नंबर ऑफ और हाई लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ उन्हें परफॉर्म करनी होती है, उतनी ही ज़्यादा बड़ा एक बिजनेस का साइज होता है. So yes, we're going to discuss more about the size of a business. These are the few terms which needs to be clear. हम लोग size of a business के बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, जिसमें से कुछ पहले 3 concept, 3 terms हैं जिनके बारे में समझ लेना अच्छा होगा. The first is plant. Plant basically क्या होता है? प्लांट हम लोग ये बोल सकते हैं, इट इज़ अ फिजिकल फैसिलिटीज़. जितनी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास फिजिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गई, पर्सन की खुद की बॉडी हो गई, दैट मीन्स इन द सेंस की बॉडी ऑफ एन नया नंबर ऑफ एन अ पर्सन, नंबर ऑफ एन अ सर्टन people who were actually performing in it. That comes into the plant term. And then firm. फर्म की बात करें तो फर्म इज़ द बिजनेस यूनिट विच ओन्स एंड कंट्रोल द प्लांट और द प्लांट्स. फर्म वो हो जाती है जिसके अंदर बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स होते हैं, जिसको वो ओन करती है, कंट्रोल करती है और मैनेज भी करती है. सो दैट इज़ फर्म. एंड नाउ द थर्ड वन इज इंडस्ट्री. इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ फर्म एंड द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. सो येस, एक प्लांट होता है जहाँ पर हमारी फिजिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, वो एक फर्म होता है. एक फर्म वो एक प्लांट होता है, और उस प्लांट जब हम लोग मल्टीपल प्लांट्स को ऐड ऑन करते हैं तो वो फर्म बनाता है, और वही मल्टीपल फर्म्स जो है वो इंडस्ट्री बनाती है. तो येस, इट इज़ ग्रुप ऑफ फर्म producing and distributing the similar product and services. So we can classify the various manufacturing units or a firm into a different industry on the various criteria, right? So we can say that कि manufacturing unit से firm and then firm से the industry, इस तरीके से साइकिल चलता है. These are the 3 things जो कि हमें अंडरस्टैंड करनी और समझनी आनी चाहिए कि ये तीनों चीज़ें हैं क्या. So after clearing that idea, we were moving towards the measurement of a size. साइज़ को हम फाइनली मेजर कैसे कर सकते हैं? अगर हम अपनी साइज़ की बात करें फर्म के, तो किस तरीके से हम उसको मेजर कर सकते हैं?
सो येस, एज वी डिस्कसिंग अबाउट द मेजरमेंट्स ऑफ एन साइज ऑफ एन बिजनेस, हम लोग यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं वो सारे पॉइंट्स जिसके थ्रू हम लोग एक इफेक्टिव या एक सही साइज ऑफ बिजनेस हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. सबसे पहला है द नेटवर्थ. नेटवर्थ इज बेसिकली डिस्कसिंग अबाउट द एग्रीगेट पेड अप कैपिटल ऑफ एन कंपनी. मतलब हम ये कह सकते हैं द नेट worth of a company is the aggregate of its paid up capital and free reserves, but it is very difficult to calculate the net worth of a firm because of the obvious difficulties of obtaining the accurate data. Yes, हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें net worth organization की पता लग जाए कि उसकी paid up capital कितनी है, कितनी उसकी investments हैं और at the same time हमें कितनी उससे आगे returns आने वाले हैं, उस केस के अंदर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी एक साइज ऑफ बिजनेस को. बट एट द सेम टाइम ये अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जस्ट टू गेटिंग द एक्यूरेट डाटा, क्योंकि हम सही और अप्रोप्रिएट डाटा नहीं निकाल सकते बिकॉज द नेट वर्थ ऑफ अ बिजनेस कैन बी यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द फर्म एंड टू कंपेयर द साइज ऑफ अ डिफरेंट फर्म. सो येस, इन द सेंस ऑफ बेसिकली नेटवर्क इसलिए भी कैलकुलेट होती है कि हम फर्दर आगे ग्रो कर सकें या किस तरीके से हम बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम फर्दर इंक्रीमेंट कर सकते हैं, उस चीज़ में हमारी नेटवर्थ काम आती है. सेकेंड पॉइंट टू बी कंसीडर दैट इज टोटल असेट्स. Total asset is basically size of a different firm can be compared by taking the value of their total assets. That means आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या अपने बिजनेस के अंदर कितनी ये कह लीजिए कि कितने टोटल नंबर ऑफ असेट्स यूज़ करने वाले हैं. जितनी आपको टोटल नंबर ऑफ असेट्स की ज़रूरत होती है, जितनी आपको टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत होती है जस्ट टू परचेज एन असेट्स, उससे हम एक पर्टिकुलर साइज ऑफ बिजनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं. Then the third point is the number of a worker employed. Yes, that's very obvious. अगर हमें एक बिजनेस पता कर साइज ऑफ बिजनेस निकालना है तो उसके लिए जितनी एम्प्लॉयमेंट उस एक पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर है, जितने लोग वहाँ काम करते हैं, उसके हिसाब से हम साइज ऑफ बिजनेस को पता लगा सकते हैं. So that is what according to this standard, the higher the number of a worker employed, the lower is the scale of operation and vice versa. देन द फोर्थ पॉइंट इज क्वांटिटी ऑफ इन पावर एंड मटेरियल यूज्ड. यानी कि किस तरीके की हम लोग किस तरीके की पावर्स और किस तरीके की क्वांटिटी बेसिकली हम यूज़ करते हैं. अगर हम ये बोलें कि हमारी पावर्स के अंदर हम लोग ले सकते हैं कि एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का, कि हम लोग कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं. मटेरियल के अंदर वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ रॉ मटेरियल, कि हम कितनी रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं. सो दैट्स कम्स इनटू द क्वांटिटी ऑफ पावर एंड मटेरियल यूज्ड. सो sometimes the amount of a power used and the raw material used serve as a good standard of measurement the size. So इसके अंदर कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं जो हम पावर और मटेरियल के अंदर यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहला है वॉल्यूम ऑफ आउटपुट. वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ एन आउटपुट प्रोड्यूस और सोल्ड मे बी यूज्ड एज एन अ यार्डस्टिक ऑफ एन अ कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट फर्म्स. ओके, हम लोग ये बोल सकते हैं आउटपुट क्या होता है. आउटपुट इज बेसिकली जितनी भी बिजनेस की प्रोडक्टिविटी, जितनी भी उसकी प्रोडक्शन हुई होती है, दैट्स कम्स इनटू द आउटपुट. सो दैट इज द सेम. द क्वांटिटी ऑफ एन आउटपुट प्रोड्यूस और सोल्ड मे बी यूज्ड एज अ यार्डस्टिक ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट फर्म्स. देन वैल्यू ऑफ आउटपुट और सेल्स. वैल्यू हमने अभी से पढ़ा था वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ आउटपुट मतलब हम कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहे थे. सेकेंड पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट. वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट मीन्स कि कितनी मॉनेटरी बेनिफिट्स हम जनरेट कर रहे हैं हमारे आउटपुट से, यानी कि हमारी सेल कितनी हो रही है, हम उस सेल से कितने पैसे अर्न कर रहे हैं. दैट्स कम्स इनटू द वैल्यू ऑफ आउटपुट. देन सी competitive of plants, that is capacity of plant. Capacity of plant is again stating the same thing, that is कि कितने basic units हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कितनी assets हम यूज़ कर रहे हैं, क्या standards हम यूज़ कर रहे हैं, उसी बेसिस पर हम लोग capacities of plant को decide करते हैं. Then what are the various factors which affecting the size of a firm? Yes, हमारी अब ये थे जिससे जो कि अभी इससे पहले हमने पढ़ा वो था measurements, कि किस तरीके से हम अपनी size of business को measure कर सकते हैं. Now we were moving towards the factor affecting the size of a firm. हमारी size of a firm को कौन कौन से ऐसे factors हैं जो affect करते हैं. सबसे पहला है the type of industry. इंडस्ट्री किस टाइप की है, इंडस्ट्री किस नेचर की, लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री किस टाइप की है. नेचर ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट की क्या नेचर है. नेचर प्रोडक्ट जो है बहुत हाईली मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, सर्विस प्रोडक्ट है, किस तरीके के प्रोडक्ट के अंदर आप हो, तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट. देन साइज ऑफ मार्केट. साइज ऑफ मार्केट either you were actually
सर्विंग टू दी बिग साइज ऑफ अ मार्केट और लोअर साइज ऑफ मार्केट. बिग साइज ऑफ अ मार्केट को सर्व कर रहे हो तो वेरी ऑब्वियस आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स और ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स के साथ आना पड़ेगा, जिससे कि आपका साइज भी बिजनेस का बड़ा हो जाता है. बट यू आर सर्विंग दी लोएस्ट और दी लिमिटेड पार्ट ऑफ योर कैपिटल कंज्यूमर्स, तो इन दैट केस आपका साइज ऑफ मार्केट उतना ही लिमिटेड हो जाता है. देन कैपिटल इज अगेन द इन्वेस्टमेंट पार्ट, कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वेदर यू गो टूवर्ड्स द हायर इन्वेस्टमेंट और यू गो टूवर्ड्स द लोअर इन्वेस्टमेंट, कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी हो रही है. देन एटीट्यूड ऑफ प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट, राइट. मैनेजमेंट अपने बिजनेस को कितना ग्रो करना चाहता है, मैनेजमेंट अपने बिजनेस को कितना लिमिटेड रखना चाहता है, मैनेजर किस तरीके का एटीट्यूड देके प्रमोटर्स मतलब कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स प्रमोट कर रहा है अपने बिजनेस को. ये सारी एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, हमारा जो पूरा साइज होता है बिजनेस का, उसको एक्सपेंड करने में बहुत मदद करती है. देन येस द ऑप्टिमम फर्म की अगर मैं बात करूँ तो ये वो फर्म्स होती हैं विच फुली यूटिलाइज इट स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन यूनिट्स. तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो अपने प्रोडक्शन यूनिट्स या जो भी उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है उसको फुली यूटिलाइज करती है, तो वो ऑप्टिमम फर्म होती है. सो अब व्हाट द स्लाइड इज मेंशनिंग, a business unit may be launched on the small scale and then expanded gradually. With the increase in the scale of operation, it can enjoy various economies in regard of a production, marketing, finance and management. तो yes, जैसे जैसे बिजनेस वैसे नॉर्मली बिजनेस जो लॉन्च होता है वो स्मॉल स्केल्स के साथ ही होता है, बट येस जैसे जैसे वो एक अपना बढ़ता चला जाता है, ग्रो करता चला जाता है, तो उसके एक्सपेंडिचर्स एक्सपैंड भी अपने आप को वो उतना ही करता चला जाता है, उसकी इन्वेस्टमेंट हाई हो जाती है, स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीज होने लग जाता है, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ज़्यादा आ जाते हैं, इकोनॉमी फैक्टर्स आ जाते हैं. नाउ देन कंपनी स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द प्रोडक्शन पार्ट, मार्केटिंग पार्ट, फाइनेंसिंग पार्ट, मैनेजिंग पार्ट. सो दैट इज बेसिकली द बिजनेस यूनिट, हाउ बिजनेस यूनिट इज ग्रो. सो ऑप्टिमम साइज डिनोट द साइज ऑफ अ फर्म एट विच देयर इज अ मैक्सिमम एफिशिएंसी इन द ऑपरेशन, जो अपने ऑपरेशंस को मैक्सिमम लेवल तक यूटिलाइज कर रही है और जिसके पास मैक्सिमम एफिशिएंसीज हैं इन ऑपरेशंस, दैट्स कम्स इनटू द ऑप्टिमम फर्म. Then what are the factor determining the optimum size? तो optimum size को determine करने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, जिसमें से सबसे पहला है द टेक्निकल फैक्टर. टेक्निकल फैक्टर वी कैन से दैट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड अपॉन द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मेथड. यस, जो हेल्प करता है हमारी कंपनी को ये डिसाइड करने में कि हमारा प्रोडक्शन मेथड क्या होगा और ऑपरेशन मेथड क्या होगा. सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द रॉबिन्सन, technical force fix a maximum scale of operation. They do not fix the maximum scale beyond which the growth will lead to progressively increasing the average cost per unit. So that is the same. हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर या टेक्निकल फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करते हैं, जिसमें हम ये डिसाइड कर सकें कि हम लोग कितना अपने आप को टेक्नोलॉजिकल वाइज अपने प्रोडक्शंस को और अपने ऑपरेशंस को बढ़ा सकते हैं, मतलब हाउ गुड वी आर इन द टेक्नोलॉजी स्टम. देन मैनेजरियल फोर्स इज अनदर एग्जाम्पल जो कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑप्टिमम साइज तक लेकर जा सकता है. जितना ज़्यादा मैनेजमेंट एफिशिएंट होगा, जितना ज़्यादा मैनेजमेंट चीज़ों को अंडरस्टैंड करेगा, उतना ज़्यादा ही मैनेजमेंट कैपेबल होगा टू एक्सपैंड इट, अपने आप को ग्रो करने में, अपने आप को एक्सपैंड करने में. सो दैट्स कम्स इनटू द मैनेजरियल फोर्स. देन फाइनेंशियल फोर्स इज बेसिकली जब बिजनेस एक्चुअली अपने फाइनेंस सेक्टर को देखता है कि उसके पास कितना फाइनेंस अवेलेबल है, उसके पास कितने फंड्स अवेलेबल हैं जिसके बिहाफ पर वो एक्चुअली काम कर सकता है. तो दैट इज व्हाई द पॉइंट इज मेंशनिंग द स्टेबिलिटी एंड अ ग्रोथ ऑफ अ फर्म depend to the large extent on their ability to produce capital required for the conduct of their business. तो in that case वो कितना ग्रो कर सकता है, कितना स्टेबिलिटी फैक्टर लेकर आ सकता है, वो सब उसके साइज और उसके ग्रोथ ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है. Then fourth, marketing force is basically the optimum size in respect of the marketing operation is attended by the firm through the conduct of its marketing operations on the significantly large scale consistent with the production capacities and the sale operation. So that means कितनी सेल आप कर रहे हो, कहाँ सेल कर रहे हो, मार्केट रेशो क्या है, मार्केट में कितने कंज्यूमर्स आपको अवेलेबल हैं, सफिशेंटली आप लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. दिस ऑल कम्स इनटू द मार्केटिंग फैक्टर इज मोर और लेस डिस्कसिंग अबाउट द मार्केटिंग ऑपरेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस.
Then another is the permanent changes. Permanent changes is basically कि सपोज आपकी कस्टमर की प्रेफरेंसेस बदल गई, टेक्नोलॉजीज बदल गई, सो इन दैट केस दिस काइंड ऑफ ना चेंजेस, अगर प्रेफरेंस बदल गई तो आप दोबारा से उन प्रेफरेंस को क्रिएट नहीं कर सकते, या किसी भी तरीके की टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट आ गई तो दैट टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट इज रिटेन विद द टॉपिक इंप्रूवमेंट. सो इन दैट केस परमानेंट चेंजेस वी कैन से दिस. सो ये भी एक ऐसा फैक्टर होता है जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ऑप्टिमम साइज तक आ सकती है. देन साइक्लिक चेंज इज नॉट काइंड ऑफ एन सीजनल चेंज, ये सीजनल चेंज से बहुत अलग है. साइक्लिकल चेंज इज बेसिकली वर्किंग फॉर द बिजनेस चेंज, दैट मीन्स इन डिमांड अकर्स ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एन ट्रेड साइकिल. मैं ये कह सकती हूँ कि एक बिजनेस की डिमांड इसलिए अगर होती है बिकॉज दे वर द गुड ट्रेड साइकिल एंड ऑन गोइंग ट्रेड साइकिल. रीजन बिहाइंड इज कि आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करते हो यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग एज एन प्रॉफिट, जिसके बेसिस पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो. सो येस, डिमांड इज़ दी वन ऑफ द रीज़न जिसके थ्रू आप साइक्लिकल चेंजेस के अंदर आ सकते हो. देन सीजनल चेंज भी येस हमारे फैक्टर्स में एक्चुअली इफेक्ट करती है. तो सीजनल चेंज के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि इट इज़ चेंज इन दी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज ऑफ द कंज्यूमर. जब कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज बदल जाते हैं दैट कम्स इन टू दी chain of changes in the seasonal wise. Then irregular and erratic change. Irregular and erratic change is basically more towards like suppose irregular fluctuations in the demand are likely to occur in the industry where the product are not manufactured according to the standardized pattern but are manufactured on the basis of the individual orders and design. So in that terms we can say that कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर किसी भी तरीके की मैन्युफैक्चरिंग होती है या किसी भी तरीके की इरेगुलर प्रोडक्शन होती है दैट ऑटोमेटिकली इफेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ चेंज, और जिसके इफेक्ट से या जिसके ना होने से एक स्टैंडर्डाइजेशन पैटर्न जो होता है वो नहीं हो पाता. सो दिस कम्स इन टू द इरेगुलर एंड एरेटिक चेंज. तो येस, वी विल वाइंडिंग अप फॉर द टुडे, और इस सेक्शन के बारे में जितनी भी और फर्दर डिस्कशंस हैं वो हम लोग अगली बार कंडक्ट करेंगे. जस्ट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच.